क्या आपको पता है कि भारत में आज से सैकड़ों साल पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? या फिर ये कि कैसे एक राजा ने लोहे के बाघ के नाखूनों वाघ नख से अपने से दुगने विशाल दुश्मन को चुटकियों में ढेर कर दिया था। नमस्कार बच्चों, आज हम सिर्फ इतिहास नहीं रटेंगे बल्कि समाज के सबसे वीर योद्धाओं की कहानी जिएंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरी करेंगे आपकी क्लास 8 का चैप्टर 3 मराठा साम्राज्य का उदय। न्यू एनसीईआरटी 2026 के अकॉर्डिंग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसी एक वीडियो में याद हो जाएंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। तो ये बच्चों, ये है आपका बुक समाज का अध्ययन भारत और इसको आगे पार्ट 1, और ये है हिस्ट्री आपका क्लास 8 का चैप्टर 3, और चैप्टर का नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। तो बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चैप्टर। और आपको स्टार्टिंग में एक बात और बता दें बच्चों कि हम प्रश्न प्रश्न अभ्यास तो करेंगे ही, जो आपके बुक के सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं। उसके अलावा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो पूरे बुक में से क्वेश्चन आते हैं। अब आपने देखा होगा एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब किसी भी एग्जाम में आपके बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होल चैप्टर के बीच में से, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले हम आपके लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो उसको कराएंगे। उसके बाद हम होल चैप्टर से कराएंगे, क्योंकि पेपर में आजकल वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, विश्लेषण करें कि किस प्रकार भूगोल विशेषकर पर्वत और समुद्र तट ने मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को निर्धारित किया। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मराठों ने दक्कन के पर्वतीय और वन क्षेत्रों के गहन भौगोलिक ज्ञान का लाभ उठाकर गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, जिससे वे मुगलों की विशाल सेना पर छिपकर तीव्र गति से आक्रमण करते थे। इसके अलावा पश्चिमी तट की रक्षा और तटीय संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वे उन्हें एक मजबूत नौसेना और अनेक समुद्री किलों जैसे सिंधु दुर्ग का निर्माण किया। पर्वतीय दुर्ग उनकी सामरिक सुरक्षा का मुख्य आधार थे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आपका, कल्पना कीजिए कि आप विद्यार्थियों के लिए किसी मराठा नेता की संक्षिप्त जीवनी लिख रहे हैं। किसी एक व्यक्तित्व, कान्होजी आंग्रे, बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर या ताराबाई का चयन कीजिए। इनमें से किसी एक का आपको देना है। पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उनकी प्रेरणादायक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए 3-4 अनुच्छेद लिखिए। किसी एक चुनौती का वर्णन कीजिए जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो इसमें हमने अहिल्याबाई होलकर के बारे में किया है। उसके उत्तर के पे चलते हैं हम। अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति और पुत्र खोने के उपरांत भी 30 वर्षों तक मालवा इंदौर क्षेत्र पर धैर्य एवं साहसपूर्वक शासन किया। एक बुद्धिमती प्रशासक और धर्मपरायण महिला के रूप में उन्होंने उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक पूरे भारत के सैकड़ों मंदिरों, घाटों और कुओं का निर्माण कराया। उन्होंने वाराणसी में औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर और गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया। प्रशासन और धर्म के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वर बुनाई उद्योग और पारंपरिक हथकरघा शिल्प को पुनर्जीवित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, यदि आपको आज किसी एक मराठा दुर्ग जैसे रायगढ़, सिंधु दुर्ग, जिंजी या प्रतापगढ़ को देखने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? उनके इतिहास, वास्तुकला और सामरिक महत्व का अध्ययन कीजिए। कक्षा में अपने निष्कर्षों को डिजिटल या पोस्टर के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में हम करेंगे, मैं रायगढ़ दुर्ग को चुनना पसंद करूंगा। यह एक सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग है जहां 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पूर्ण वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ था। यह किला मराठा स्वराज की स्थापना और शिवाजी की श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। किसी तरह की किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। अध्याय में लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों या किसी भी अन्य शक्ति से अधिक मराठों से छीना। आपके विचार में इसका क्या अर्थ है? अध्याय में दिए गए कौन कौन से प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं? तो उत्तर है बच्चों इसका, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुगलों का पतन हो चुका था और मराठे भारत के एक विशाल भूभाग लाहौर से लेकर दक्षिण तक सुशासन करने वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति बन गए थे। भारत में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी मुगल नहीं बल्कि मराठे ही थे।
इसलिए अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने के लिए 3 आंग्ल मराठा युद्धों 1775 से 1818 में मराठों को हराना पड़ा। इसी आधार पर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त किया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है आपका, तुलना कीजिए कि शिवाजी और उत्तरवर्ती मराठों ने धार्मिक स्थलों और विभिन्न धर्म के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। इस अध्याय में कौन सा प्रमाण धार्मिक विविधता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके उत्तर पे चलते हैं। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन वे अन्य धर्मों का भी पूरा सम्मान करते थे। उदाहरण के तौर के लिए सूरत पर आक्रमण के दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखा। उन्होंने और उनके बाद के शासकों ने अपवित्र किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जबकि नागपुर के भोसले शासकों ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा को पुनर्जीवित किया, जो मुगलों के समय बाधित रहती थी। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। ये सब जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनका कुछ आंसर थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसके बाद के जितने आंसर हैं वो सब छोटे छोटे हैं, आपके रिवीजन के लिए भी अच्छे रहेंगे और याद भी हो जाएगी आसानी से आपको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। इस अध्याय में वर्णित कि मराठों के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला थे, वे इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उन्होंने मराठों को शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध खड़े रहने में किस प्रकार सहायता की। तो उत्तर हो जाएगा, दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण रखने और छापामार गुरिल्ला युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक थे। शिवाजी के वित्त मंत्री राम अमात्य के अनुसार दुर्ग राज्य का मुख्य आधार है। इसके अभाव में विदेशी आक्रमण के समय राज्य नष्ट हो जाता है। औरंगजेब के प्रचंड आक्रमण के बावजूद मराठा राज्य केवल इन सुदृढ़ दुर्गों के कारण ही दर्शकों तक सुरक्षित रह सका। दुर्ग मतलब होता है किला। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, आपको मराठा सिक्कों का मुख्य अभिकल्पक डिजाइनर नियुक्त किया गया है। एक ऐसे सिक्के का रूपांकन कीजिए जो मराठा उपलब्धियों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे। अपने द्वारा चुने गए प्रतीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। मैं सोने या तांबे का एक ऐसा सिक्का डिजाइन करूंगा जिस पर देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि यह मराठों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी। सिक्के के एक तरफ गणपति का चित्र होगा, जो धार्मिक आस्था और शुभ शुरुआत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ श्री राजा शिव छत्रपति या पंत प्रधान अंकित होगा, जो शासक की संप्रभुता और जनता के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते बच्चों। मराठा काल की इस भूमिका अध्ययन के करने के पश्चात आपके विचार में भारतीय इतिहास में से उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। अध्याय के उदाहरण से लेकर अपने विचार का समर्थन करते एक अनुच्छेद लिखिए और अपने विचारों को सहपाठियों के साथ साझा कर उन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। मराठों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वराज का ज्वलंत आदर्श स्थापित करना और दमनकारी विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध सफल संघर्ष करना था। उन्होंने कुशल प्रशासन के माध्यम से भारतीयों को यह आत्मविश्वास जगाया कि वे स्वयं शासन कर सकते हैं। इसी सांस्कृतिक आत्मविश्वास और स्वराज की भावना ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण किया। इस तरह से आपके चैप्टर का सारे क्वेश्चंस ये हो गए जो लास्ट में आपके रहते हैं। स्टार्टिंग में आपसे चर्चा की थी कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाएंगे, जो कि आपके पूरे चैप्टर के बीच में से आता है, और आपके जो एग्जाम का ट्रेंड है, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इसी तरह से इस बार आएगा पेपर आपका। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर होंगे, आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे इस तरह से, और पूरे चैप्टर का रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। मराठा कौन थे, वे ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व भारतवर्ष की सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति कैसे बने। तो उत्तर है बच्चों इसका, मराठा दक्कन पठार विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है जो मराठी भाषा बोलते हैं। 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने छोटे छोटे मराठा सरदारों को संगठित कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनके बाद पेशवाओं जैसे बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन कर लिया और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुगलों को पछाड़कर सबसे बड़ी भारतीय शक्ति बन गए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उनके शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो उत्तर है बच्चों, केंद्रीकृत प्रशासन, अधिकारियों को वेतन और अष्ट प्रधान परिषद मराठा प्रशासन की विशेषताएं थी। ठीक है,
आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय इतिहास पर मराठा साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, मराठों ने दमनकारी विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध स्वराज का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने कुशल प्रशासन के साथ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हिंदू परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उनके इस साहसिक संघर्ष ने भारतीयों को स्वयं शासन करने के लिए प्रेरित किया, जिसके आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण हो गया। ठीक है, यहीं से शुरू हो गया स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। प्रश्न नंबर 4 है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र पर किन वंशों का अधिकार था? तो उत्तर है, 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का आधिपत्य था, जिनकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिली सल्तनत ने यादव वंश को परास्त कर दिया था। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने मराठा साम्राज्य के उदय में क्या भूमिका निभाई? तो उत्तर है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने लोक भाषा मराठी में भक्ति गीतों की रचना की और उपनिषदों और भागवत गीता के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाया। इन संतों ने सामाजिक संगठन और राजनीतिक चेतना पर बल दिया, जिससे समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार मिला और मराठे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6, शिवाजी आगरा से कैसे भागे? तो उत्तर है, शिवाजी ने खुद को अपने पुत्र को मिठाई की टोकरियों में छिपाकर आगरा से भाग निकले। ठीक है, टोकरी बनाकर उसमें अपने आप को छुपा लिया था। अब प्रश्न नंबर 7 है, जिसकी चर्चा पाठ की शुरुआत में की गई थी, वाघ नख क्या है और इसका उपयोग किस घटना में हुआ? तो उत्तर है, वाघ नख बाघ के पंजे के आकार का एक छोटा अस्त्र है। इसका उपयोग शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले की तलहटी में व्यक्तिगत भेंट के दौरान बीजापुर के सेनापति अफजल खां का वध करने के लिए किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है आपका, शाइस्ता खां पर शिवाजी के आक्रमण को आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप के समान क्यों माना जाता है? तो उत्तर है, सर्जिकल स्ट्राइक वह सैन्य कार्रवाई जिसमें न्यूनतम क्षति पहुंचाए बिना विशिष्ट लक्ष्य को भेदा जाता है। शिवाजी ने केवल कुछ सैनिकों के साथ रात्रि में शाइस्ता खां के शिविर पर अचानक हमला किया। इस अचूक और त्वरित हमले ने शाइस्ता खां बाल बाल बचा और महाराष्ट्र छोड़कर भाग गया, जो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, शिवाजी का जन्म कब और किनके यहाँ हुआ था? तो उत्तर है, शिवाजी का जन्म 1630 में भोसले कुल में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में किस वंश का शासन था और उनकी राजधानी क्या थी? तो उत्तर है, 13वीं शताब्दी में यादव वंश का आधिपत्य था और उनकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो उत्तर है, यह संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच हुई थी। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12, शिवाजी का राज अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है, 1674 में रायगढ़ के सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उत्तर, उन्होंने श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 14 है, शिवाजी के जीवन की प्रमुख उपलब्धियां बताएं। तो उत्तर है, शिवाजी ने स्वराज की स्थापना की, मजबूत सेना बनाई, किलों का निर्माण किया और मुगलों का सामना किया। ठीक है, आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15, मराठा साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो उत्तर है, आंतरिक कलह, कमजोर नेतृत्व, अंग्रेजों की मजबूत रणनीति मराठा पतन के कारण थे। प्रश्न नंबर 16 है, मराठा प्रशासन में पेशवा और अमात्य के क्या कार्य थे? तो उत्तर है, अष्ट प्रधान मंडल में पेशवा प्रधानमंत्री होते थे और अमात्य वित्त मंत्री होते थे। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ये हो गए और ये हो गए आपके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 17, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले चौथ और स्वदेश मुखी कर कितने प्रतिशत होते थे? तो उत्तर है, चौथ का आय 25% और स्वदेश मुखी चौथ के अतिरिक्त 10% होता था। मतलब ये 25 होता था तो ये 35% होता था। ठीक है, 10% ज़्यादा होता था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है आपका, राज्य व्यवहार कोष ग्रंथ को क्यों लिखवाया गया था? तो उत्तर है, शिवाजी ने राजनयिक
कामकाज के में इस्तेमाल होने वाली फारसी शब्दों से संस्कृत पर्याय देने के लिए यह ग्रंथ लिखवाया था। प्रश्न नंबर 19 है, पानीपत का युद्ध जिसमें मराठों की हार हुई कब हुआ था? तो उत्तर है पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। प्रश्न नंबर 20 है आपका, मराठा प्रशासन में मोडी लिपि का क्या उपयोग था? तो उत्तर है मोडी लिपि देवनागरी का एक त्रियक रूप है का उपयोग मराठों द्वारा मुख्य रूप से पत्राचार के लिए किया था। मतलब पत्र लेखन, चिट्ठी लिखते थे किसी को पहुंचाने के लिए। आज के टाइम की तरह तो ऑप्शन था नहीं वहाँ उस टाइम पे, तो ऐसे ही लिखा जाता था, उस लिपि का यूज करके एक दूसरे को खबर पहुंचाई जाती थी, आदान प्रदान किया जाता था बातों का। प्रश्न नंबर 21 है, शिवाजी द्वारा डच व्यापारियों के दास व्यापार पर रोक लगाना क्या दर्शाता है? तो उत्तर है दक्षिण में रहते हुए शिवाजी ने डच व्यापारियों द्वारा भारतीयों को दास बनाकर बेचने की अमानवीय प्रथा को निषिद्ध कर दिया और यह उनकी अपनी प्रजा के प्रति गहन संवेदनशीलता और संरक्षण भाव का स्पष्ट प्रमाण था। पेशवा कौन थे और उन्होंने मराठा शक्ति को कैसे बढ़ाया? तो उत्तर है पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, फारसी शब्द है ये। 28वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में छत्रपति नाम मात्र के रह गए और मराठों का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार हुआ। तो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। स्वराज्य से आप क्या तात्पर्य? तो स्वराज का अर्थ है अपना स्वतंत्र राज्य जहां शासन अपने लोगों के हित में हो। प्रश्न नंबर 24 है आपका, शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति क्या थी? तो उत्तर है गुरिल्ला युद्ध में छोटे छोटे दल अचानक हमला करते थे और जल्दी वापस लौट जाते थे, इससे बड़ी सेना को हराना आसान होता था। प्रश्न नंबर 25 है, शिवाजी ने नौसेना क्यों बनाई? तो उत्तर है समुद्री क्षेत्रों की रक्षा और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए शिवाजी ने नौसेना बनाई। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 है आपका, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में कौन कौन से प्रमुख मंत्री थे? तो उत्तर है अष्टप्रधान मंडल 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, पेशवा, वित्त मंत्री, अमात्य, भू राजस्व मंत्री, सचिव, विदेश मंत्री, सुमंत और धार्मिक विषयों के प्रमुख पंडित राव आदि शामिल होते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है आपका, चौथ और स्वदेशमुखी कर क्या थे? तो उत्तर है मराठे प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन न होने वाले प्रांतों का आय 25% चौथ के रूप में और अतिरिक्त 10% स्वदेशमुखी के रूप में वसूलते थे। इसके बदले वे उन प्रांतों की ब्राह्मण आक्रमणों से, मतलब बाहरी आक्रमणों से रक्षा करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 28 है आपका, मराठा सैन्य प्रशासन में बारगीर और सिलेदार में क्या अंतर था? तो उत्तर, घुड़सवार सेना में बारगीर वे सैनिक थे जिनके घोड़ों और युद्ध उपकरणों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था, जबकि सिलेदार वे सैनिक थे जो अपने घोड़ों और उपकरणों का प्रबंध स्वयं के खर्च पर करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 29 है, कान्होजी आंग्रे को यूरोपियन शक्तियों ने समुद्री डाकू क्यों कहा? तो उत्तर है 28वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक पोत भारतीयों से बलपूर्वक व्यापार पत्र कारताज खरीदते थे। मराठा नौसेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे ने इस प्रथा को चुनौती दी और यूरोपियों से ही व्यापार पत्र मांगना शुरू कर दिया, जिससे हताश होकर उन्होंने कान्होजी को समुद्री डाकू कहा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 है आपका, राज व्यवहार कोश क्या था और इसकी रचना क्यों करवाई गई? तो उत्तर है राज व्यवहार कोश एक ग्रंथ था जिसे शिवाजी ने लिखवाया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक पत्राचार में इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत पर्यायों को बढ़ावा देना था, ताकि मराठी भाषा का प्रचार हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है, तंजावुर के मराठा शासक सरफोजी द्वितीय का चिकित्सा विज्ञान और शिक्षा में क्या योगदान था? तो उत्तर है इसका, सरफोजी द्वितीय ने धनवंतरी महल नामक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की, जहां भारतीय और पाश्चात्य पद्धतियों से निःशुल्क उपचार होता था। साथ ही उन्होंने भारत में किसी भी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित पहला मुद्रालय प्रिंटिंग प्रेस का भी आरंभ किया था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 यानी कि 32। शिवाजी और उत्तरावर्ती मराठों ने धार्मिक स्थलों और विभिन्न धर्म के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया? तो उत्तर, शिवाजी धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन वे अन्य धर्मों का आदर करते थे। सूरत पर हमले के दौरान भी उन्होंने धार्मिक स्थलों का आक्रमण न करने का ध्यान रखा। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उदाहरण के लिए अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और मराठों के संरक्षण में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की पूजा अर्चना फिर से शुरू करवाई। ठीक है,
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। अंग्रेजों ने भारत को मुगलों या किसी भी अन्य शक्ति से अधिक मराठों को छीना, इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर है 18 शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और मराठे उत्तर में लाहौर से लेकर दक्षिण तक फैल चुके थे। मराठों ने दिल्ली पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, इसलिए भारत पर पूर्ण अधिकार जमाने के लिए अंग्रेजों का मुख्य मुकाबला मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से हुआ। 1775 से 1818 के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्धों में मराठों को हराकर ही अंग्रेजों ने भारत की सत्ता हासिल की थी। ठीक है बच्चों, अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34 है, ताराबाई के प्रेरणादायक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। तो उत्तर है, ताराबाई एक निडर मराठा योद्धा रानी थी जिन्होंने अपने पति राजाराम की मृत्यु के बाद अत्यंत कठिन परिस्थितियों में शासन संभाला। उन्होंने दक्कन में औरंगजेब की उपस्थिति का रणनीतिक लाभ उठाया और मुगलों के असूचित अपने क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना भेजी। ताराबाई की सैन्य समझ और दृढ़ता ने न केवल मुगलों को पस्त किया बल्कि संकट के समय में मराठा स्वतंत्रता की रक्षा की, जिससे वे उत्तर में मराठा विस्तार की सूत्रधार बनी। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन। विश्लेषण करें कि किस प्रकार भूगोल विशेषकर पर्वत और समुद्र तट ने मराठा सैन्य रणनीति को राज निर्माण को निर्धारित किया। तो उत्तर दक्कन के उबड़ खाबड़ पहाड़ों और जंगलों के कारण मराठों ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, जिससे वे विशाल सेना पर छिपकर वार करते थे। पर्वतीय मार्गों पर नियंत्रण के लिए उन्होंने सैकड़ों पहाड़ी दुर्ग बनवाए जो विदेशी आक्रमण के लिए उन्हें सुरक्षित रखते थे। समुद्री तटों की सुरक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसे तटीय किले बनवाए और एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने बीच में अपलोड किए थे, वो भी है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, जब पेपर का टाइम आएगा तब। ठीक है, और आगे भी हम नए जो भी क्वेश्चंस अपडेट होंगे हम आपको इससे करेंगे। और ये हमारा फेसबुक चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम आपको इसमें PDF भी शेयर करते हैं, आने वाले जो भी वीडियोज़ आने वाले होते हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो आप इसमें बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।